नमस्ते। कभी ये सोचा है कि किसी जगह का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो अपने अंदर पूरी की पूरी कहानी समेटे होता है। आज हम भारत के अलग अलग नामों के पीछे छिपी इन्हीं दिलचस्प कहानियों को खंगालेंगे। यकीन मानिए, ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक देश के कितने नाम हो सकते हैं? एक, दो? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, खासकर जब बात भारत की हो, तो उतना ही पेचीदा और मजेदार है। सोचिए, हिमालय से लेकर समंदर तक फैले इस विशाल जमीन के टुकड़े का सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि कई नाम हैं। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। और कमाल की बात यह है कि हर एक नाम अपने आप में एक पूरा जमाना, एक पूरा इतिहास लिए बैठा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो इतिहास की परतें हैं, एक के ऊपर एक। हर नाम के पीछे एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही नजरिया। और आज हम इन्हीं कहानियों से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और इन नामों की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने नाम की, भारतवर्ष। हमारे महाकाव्यों और पुराणों में इसका मतलब बताया गया है भरतों का देश। अब ये भरत कौन थे? ये एक बहुत पुराना कबीला था जिनका जिक्र आपको दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। जरा सोचिए, ये नाम कितना पुराना, कितना गहरा होगा। एक और बहुत ही पुराना और खूबसूरत नाम है जम्बूद्वीप। इसका मतलब है जामुन के पेड़ों का द्वीप। है ना कमाल की बात? उस जमाने में लोगों ने अपनी जमीन को एक फल के पेड़ से पहचान दी। इससे पता चलता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा, कितना मजबूत रिश्ता था। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है और ये सारा खेल एक नदी के आसपास घूमता है, सिंधु नदी। हुआ ये कि जब पुराने जमाने में ईरानी लोग यहाँ आए तो वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू। फिर यूनानी आए, उन्होंने इसे इंदे कहा और इसी से बना इंडिया। तो देखिए, एक ही नदी के नाम को अलग अलग लोगों ने कैसे अपनी अपनी जुबान में ढाला और हमें हमारे दो सबसे मशहूर नाम मिल गए। तो एक तरह से ये नामों का एक सफर है ना? शुरुआत हुई एकदम प्राचीन नामों से, जैसे भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। फिर आया मध्यकाल, जब फारसी असर से हिंदुस्तान नाम चलन में आया। और फिर आया आधुनिक दौर, जब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से निकले इंडिया नाम को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। ये नाम असल में हमें यही दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर ने आके इस जमीन की पहचान को बनाया है, उसे संवारा है। ठीक है, तो ये नामों की कहानी तो समझ आ गई, पर एक मिनट, मन में एक सवाल तो उठता ही है। ये सब बातें हमें पता कैसे चली? मतलब इतिहासकार हजारों साल पुराने अतीत के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना कैसे लेते हैं? तो इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में, उन स्रोतों में जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकार पुराने भारत की इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, मोटे तौर पे 4 तरह के सोर्स होते हैं जिनसे हमें पुराने भारत के बारे में पता चलता है। एक तो हैं धर्म ग्रंथ, दूसरे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब इतिहास की किताबें, तीसरे हैं वो अकाउंट्स जो बाहर से आए यात्रियों ने लिखे, और चौथे और बहुत जरूरी है पुरातात्विक सबूत, यानी खुदाई में जो चीजें मिलती हैं। इन्हीं सबको जोड़कर तस्वीर बनती है। हर सोर्स उस बड़ी पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। और इन सभी स्रोतों में जो सबसे पुराने, सबसे बुनियादी हैं, वो हैं वेद, भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ। और याद है हमने सबसे पहले किस नाम की बात की थी? भारतवर्ष। जी हाँ, उस नाम की जड़ें हमें इन्हीं वेदों में मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेद जो हैं वो भारत के इतिहास की इस लंबी और शानदार किताब का पहला पन्ना है। तो चलिए इस पहले पन्ने को जरा पलट कर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ऐसा माना जाता है कि वेदों को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और जानते हैं ये वेद हमें सिखाते क्या हैं? एक बहुत ही खूबसूरत बात, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी दुनिया ही एक परिवार है। कितना गहरा फलसफा है जो आज के जमाने में भी उतना ही सच है। अगर हम सिर्फ ऋग्वेद की ही बात करें, जो इन चारों वेदों में सबसे पुराना है, तो इसका साइज ही आपको हैरान कर देगा। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं या कहले मंत्र हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं, ये तो अपने आप में ज्ञान की एक पूरी लाइब्रेरी है।
और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई बहुत बोरिंग किताब होगी। अरे नहीं, इसमें ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज भी हम सब जानते पहचानते हैं। जैसे मशहूर गायत्री मंत्र, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और ये हमें ऋग्वेद के 3 मंडल में ही मिलता है, जिसे विश्वामित्र ने रचा था। है ना कमाल की बात? ये मंत्र आज को हजारों साल पुराने अतीत से सीधा जोड़ देता है। और हाँ, ये भूलिएगा नहीं, यही वो वेद हैं जहाँ हमें उस भरत कबीले का जिक्र मिलता है जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो देखा आपने, भारतवर्ष से इंडिया तक का सफर, एक नदी के नाम से लेकर हजारों साल पुराने मंत्रों तक, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़ी, एक शानदार कहानी बनाते हैं। ये सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है नहीं, कि कैसे ये नाम और इनके पीछे का इतना लंबा इतिहास हमारी पहचान को बनाता है, उसे एक शक्ल देता है। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।